रोस्ट को इंडिया में जो हिंदी में भी करता है ना, तो बिना गाली गलौज के वो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं उन्होंने बना रखा है कि माँ बहन की गाली दो, उस तरह का कैरी मिनाटी जैसे हैं, तो इस तरह के लोग हैं। स्टेज पे जाके और ये बोल देना कि अंशुद मेरे बाप ने ये बोला, ऐसे करके सामने वाले हंसते हैं। वो इस बात पर नहीं हंसते हैं कि उसने कोई बड़ी अच्छी बात बोल दी, वो इस बात पर हंसते हैं कि स्टेज पे जाके तुमने ये बोल दिया, और देखते हैं कि तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूँ। ये करके भी कोर्ट्स को देख लेना चाहिए, अगर उनकी इच्छा है इस तरह की, दे शुड ट्राई टू डू दैट एज वेल। क्यों नहीं होगी गलती मोदी जी से? आईटी सेल हर गलती पे चुप रहता है। कल आईटी सेल उछल रहा है कि मोदी जी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे जो है बोल दिया। ये लोग धमकी भी देते हैं, कभी कभी मीठी धमकियां भी देते हैं कि मोदी जी के ही कारण तुम बने हुए हो। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि हाँ भाई, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे मोदी ने कब बोला? जब कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों लोग बंगाल में जाके खड़े हुए। तुमने आज तक क्यों नहीं बोला? तो क्या यह प्रश्न एक सामान्य नागरिक या भाजपा का समर्थक नहीं पूछेगा मोदी से? हिंदुओं का यही कहना है कि भाई आप मुसलमानों को अपीज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हिंदुओं को जो है ना, मतलब उनको मिसट्रीट मत करो, जो कि एक्चुअल में होता है। चुनाव गठबंधन के नाम पे नहीं लड़े जाते हैं। ये तुम यूपीए के पापों को छुपाने के लिए एक नया नाम इन्होंने लिया है, बट इसका कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा। और जहां तक नाम से प्रभाव पड़ने की बात है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें इंडिया भी है, नेशनल भी है। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया, लोकतंत्र की हत्या, ये तुम 2013 से बोल रहे हो। 13 में बोला, 17 में बोला, फिर 18 में बोला, फिर 21-22 में बोला, फिर आज भी बोल रहे हो, और अगले साल भी आगे भी बोलोगे। एआईबी के साथ पैरेलली वायरल फीवर भी निकला था। वायरल फीवर कितना अच्छा काम कर रहा है। एआईबी आज कहाँ है? Nobody knows them. हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि आज मैं एक ऐसे गेस्ट को लाया हूँ जिनको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपके बारे में, और उसके बाद फिर हम इस पॉडकास्ट को जैसा जैसा जाएगा वैसे वैसे ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो अजय भैया, सबसे पहले आपके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है वो मूलतः गलत ही है। मतलब कुछ लोगों ने बना रखा है, वो बनाते नहीं पेज, अजीत भारती, वाइफ, सैलरी, वर्थ, कार्स, हाउस, फलाना डिमका। तो वो सब जब मैं सिंगल था तभी से, मेरी शादी किसी से करवा रखी थी। माँ का नाम गलत डाला हुआ है, पिता का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो जो भी इंटरनेट पे है वो आप गलत देख रहे हैं। मैं बिहार के बेगूसराय से हूँ, और मेरे पिताजी किसान हैं, माताजी हाउस मेकर हैं। और स्कूलिंग मेरी जो है वो झारखंड में भी है, पहले बिहार का हिस्सा हुआ था। सैनिक स्कूल तिलैया, 6 to 12 वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मैंने 1 साल तक अर्नस्ट एंड यंग फाउंडेशन के लिए काम किया, फिर मास्टर्स किया जर्नलिज्म में। उसके बाद फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, आईएएनएस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स, और ऐसे ही करते करते फिर वो मतलब प्रॉपर मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म काफ़ी समय तक किया। जर्नलिज्म पढ़ाया भी कॉलेज में, और फिर ऑप इंडिया, फिर डू पॉलिटिक्स, फिर अभी अपना इंडिपेंडेंटली अजीत भारती चैनल जो है वो कर रहा हूँ। उसको भी आने वाले समय में थोड़ा सा और प्रॉपर जो है उसमें अलग तरह का कंटेंट भी आएगा। तो मेरा संक्षिप्त परिचय यही है। अच्छा सर, तो एक बात बताइए, आप ये जो रोस्ट लिखते हैं उसका क्या मतलब? एक जर्नलिस्ट से एक रोस्टिंग मोड, और वो भी प्योर, मतलब जो आप तरीका लाए हैं वो इंडिया में अभी तक कोई और यूज नहीं कर रहा, प्रो हिंदी में रोस्ट करना। देखिए, रोस्ट जो विधा है, नॉर्मली क्या है कि बहुत सारे लोग, होता है कोई आदमी एक काम जो है अच्छे से करता है, किसी को लिखना अच्छे से आता है, किसी का प्रेजेंटेशन ऑन कैमरा अच्छा होता है, कोई हो सकता है कि पॉलिटिकल विश्लेषण उसका अच्छा होता हो, कोई व्यंग की विधा में अच्छा हो, और सौभाग्य से मुझ में ये सारे गुण एक साथ हैं।
और अगर आप में ये गुण है तो ऐसा नहीं, हम्बल नहीं होना चाहिए। मुझ में है, मैं अपना सारा स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, रिसर्च भी खुद ही करता हूँ, बोलता भी खुद ही हूँ। और एक समय ऐसा था जब स्वयं का कैमरामैन, एडिटिंग सब कुछ मैं स्वयं ही करता था। ये सारा ऑफ इंडिया में मूलतः यही करता था, मैं खुद ही करना होता। खैर वो तो अलग है। जहाँ तक ये आपने सटायर रोस्ट का बोला है, तो रोस्ट को इंडिया में जो हिंदी में भी करता है ना, तो बिना गाली गलौज के वो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं उन्होंने बना रखा है कि माँ बहन की गाली दो, और जो आप कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा है उस तरह का, कैरी मिनाटी जैसे हैं, तो इस तरह के लोग हैं। वो विधा भी चलती है, उसके भी मतलब सुनने वाले हैं। ऑब्वियसली उसका कंटेंट इंडिया का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा यूट्यूब सेटरिस्ट है वो, रोस्ट अगर उसको कहा जाए तो। लेकिन फिर आप जो रोस्ट की विधा के जो सबसे बड़े बड़े नाम हैं, ये वेस्ट से इंडिया में आई है। व्यंग की विधा तो है ही, अब उसका नाम अलग कर दिया, वो अलग है। बट वीडियो में या ऑन स्टेज जब आप परफॉर्म करते हैं, डॉन रिकल्स करके एक बहुत बड़ा नाम है, उनको जब आप सुनेंगे ना, तो वो कभी भी फक शिट और एमसीबीसी ये सब कभी नहीं करते हैं। एकदम क्लीन। पॉलिटिशियन का है तो उसके हिसाब से होगा, और वो कभी स्क्रिप्ट नहीं करते थे। स्पॉन्टेनिटी उनमें बहुत अधिक थी। भारत में वो तो हो नहीं पाया। तो जैसे विकृति उनके आर्ट फॉर्म में आई, वहां पे भी फक शिट कहने वाले बहुत हैं, बट स्टिल वो फक शिट जब बोलते हैं, वो उनकी बोलचाल का हिस्सा है, वहां एक्सेप्टेड है ये भाषा। उसको तुम ले आए यहाँ पे, यहाँ करण जौहर, रणवीर सिंह, फलाना ढिमका को। एआईबी वाला जो एआईबी था, वाला था। वो इतना घटिया था, रोस्ट के नाम पे उसको आप कलंक कह सकते हैं। दैट इज नॉट रोस्टिंग। वो यही है कि अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को आगे बिठा के, और तुम इतने मतलब अभद्र अश्लील टाइप की, कोई भी आर्ट फॉर्म होता है ना, उसके कुछ मतलब ये होते हैं, कुछ रसों की उत्पत्ति उससे होती है। आनंद आए लोगों को, सामने वालों को आनंद है, या हास्य, आप हास्य रस अगर आप उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो उसके तरीके होते हैं। या तो आप परफॉर्म करो, नाच रहे हो, स्लैपस्टिक कॉमेडी हो रही है, उस तरह से आएगा। या फिर जो आप बोल रहे हो, शब्दों के कारण हास्य उत्पन्न होता है। इन लोगों का है कि जिस तरह के शब्द ये जिस स्टेज पे बोलते हैं, वो लोगों को लगता नहीं है कि ऐसा बोला जा सकता है। स्टेज पे जाके और ये बोल देना कि बहनचोद मेरे बाप ने ये बोला, ऐसे करके सामने वाले हंसते हैं। वो इस बात पर नहीं हंसते हैं कि उसने कोई बड़ी अच्छी बात बोल दी, वो इस बात पर हंसते हैं कि स्टेज पे जाके तुमने ये बोल दिया। और उनके भीतर भी उस तरह की विकृतियां हैं जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस कारण से इस तरह की कॉमेडी जो है वो आपको मेन स्ट्रीम होती दिखेगी। लेकिन फिर आप देखिए, एआईबी के साथ पैरेलली वायरल फीवर भी निकला था। वायरल फीवर कितना अच्छा काम कर रहा है, एआईबी आज कहाँ है? सही नोबडी नोज देम। वायरल फीवर का अभी भी एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि उनकी कॉमेडी क्लीन थी। पंचायत देख लीजिए, क्या उसमें कॉमेडी नहीं है? हास्य नहीं है? बिल्कुल है। अब जहां तक मेरे वाले की बात है, पॉलिटिकल सटायर लास्ट आदमी जो करता था टीवी पे वो था शेखर सुमन। वो मतलब नेताओं के बारे में ये सब करके, जब भी चुनाव होते थे तो उनका एक स्लॉट किसी न किसी न्यूज चैनल पे होता था। और अब क्या है कि सारे नेता और सारी पार्टियां सटायर से भागने लगी। उनको डर लगता है, उनको लगता है कि उनके नेता की छवि जो है बर्बाद हो जाएगी। अभी मैं हाल ही में एक टीवी चैनल के पास गया था बात करने के लिए। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा मतलब सटायर तो ठीक है, लेकिन तुम मोदी पे करना चाहोगे वो मैं करने नहीं दूंगा, केजरीवाल पे करना चाहोगे करने नहीं दूंगा, राहुल पे करना चाहो करने नहीं दूंगा। मैंने बोला तो बचा कौन भाई? तो न्यूज रूम से वो जो है ना समाप्त हो चुका है। इसीलिए जब मैं ये सब करता हूं, मोदी के ऊपर कौन सटायर कर रहा है? आप विरोधियों में भी जाके देख ले, उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। सही बात। वो पॉलिसी बेस्ड सटायर लिख भी नहीं सकते, जो वो खाली मॉक करते हैं क्योंकि वो वामपंथी, उनको करना है इसलिए। और मेरा इसलिए भी एक्सेप्टेंस है, या जो आप बोल रहे हैं ना भाषा की बात, कंटेंट आप, मैं अंग्रेजी में अगर बोलूं ना तो लोग सुनेंगे, क्योंकि वो प्योर कंटेंट है, उसमें गाली नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और यही कारण है कि मोदी के जो समर्थक हैं, ऑडियंस मेरा कौन है? भाजपा वाले ही है ना। भाजपा वाले ही है। वो क्यों सुनते हैं फिर?
उनको लगता होगा कि नहीं ये बंदा जो सही बात कर रहा है वही है। प्लस जो कि इस तरह का कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी और हाँ सब पे मैं व्यंग करता हूं, तो उसका एक कारण है कि जब तक कोई एक व्यक्ति ये करना आरंभ नहीं करेगा, तब तक इन संस्थाओं ने जो खुली छूट ले रखी है, ये कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, कुछ भी करके निकल लेते हैं, जिसका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। तो कम से कम वो रजिस्टर हो कि मैंने विरोध किया था, मैंने इस पे व्यंग्य किया था, मैंने उनका रोस्ट किया था, और मैं करूंगा तो किसी और को भी हिम्मत मिलेगी वो करने के लिए। इस कारण से इसको मैं हिंदी में करता हूँ। खैर, मेरा पूरा जर्नलिज्म अंग्रेजी कर रहा है, लेकिन बाद में मैंने जो है वो, क्योंकि हिंदी की स्वीकार्यता जो है ना, जो हमारा वही बिहार से लेकर उधर राजस्थान नॉर्थ। चले जाइए, ये सारा में, और इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में भी, मध्य प्रदेश, ये सब में भी आ जाइए, तो है उसकी स्वीकार्यता, लोग समझते हैं उस भाषा को। तो जो सबसे अधिक व्यापक है और आपकी एक तरह से मातृभाषा भी है, और उसमें कंटेंट का बहुत डर्थ है, मतलब वॉइड है एक, तो फिर मैंने जो है ये कॉन्शियसली डिसाइड किया कि नहीं, हिंदी में इसको किया जाएगा। अच्छा, आपका सुप्रीम कोर्ट वाला जो कंट्रोवर्सी था, इस लाइक कि आपने वीडियो बनाया, उसके बाद शायद अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने आपके ऊपर, अभी क्या स्टेटस है आपके उस केस का? कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर वो मुझे कोर्ट में बुलाएंगे तो कम से कम मुझे सुनना तो उन्हें पड़ेगा ही। और एक सैटरिस्ट को, मतलब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए कभी भी। उसको दोगे वो तुम्हारी ले लेगा। तो इस कारण से उन्होंने 2 बार अलाउ तो किया है, और कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये भी लगता है कि मोदी जी के आगे जिनको अपने नंबर बढ़ाने होते हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो तो भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल था। वो पटना की एक रैंडम, पटना या कहीं की एक छात्रा थी, फर्स्ट ईयर की लॉ की थी, वो चिट्ठी लिखती है और उसको नोटिस तुम कर लोगे, नोटिस करवाया जाता है ये सब करवाया चीज। जाता है। उसी तरह फिर बाद में पटना का एक लॉयर था, उसने भी किया, फिर दोबारा जो है वो अलाउ किया गया। क्या होता है कंटेम्प्ट, अवमानना के केस में, कि या तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है और फिर वो आपको बुलाएगी। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल को लगता है कि इसने कोर्ट की गरिमा गिराई है, इस पे कंटेम्प्ट का केस चलना चाहिए, तो वो अटॉर्नी जनरल को लिखते हैं, वो अलाउ करेगा, तब आप फाइल कर सकते हैं। तो लगभग 2 वर्ष तो हो गए, कहाँ है केस, मतलब उन्होंने बुलाया क्यों नहीं मुझे, लिस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई है। तो ये बताता है कि वो बस मुझे डराना चाह रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त जब ये हुआ तो कई लोगों ने समझाया कि यार तुम समझ नहीं रहे हो कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, तुम पे एक साथ 200 जिलों में कर दिया जाएगा ये। तो मैंने बोला मैं तो उसकी प्रतीक्षा में हूँ, 200 क्या 700 जिले हैं भारत में, सब में एक एक जगह कर दो, और देखते हैं कि तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूँ। ये करके भी कोर्ट्स को देख लेना चाहिए, अगर उनकी इच्छा है इस तरह की, दे शुड ट्राई टू डू दैट एज वेल। मैं भी यही हूँ, वो भी यही है। आपका आईटी सेल से थोड़ा एक अलग मसला चलता है जो मैंने देखा। आईटी सेल के ऊपर आप आज से नहीं, बहुत पहले से रोस्ट करते आ रहे हैं, और एक उद्धव ठाकरे ने जब एक नेता को अरेस्ट किया था महाराष्ट्र के, तब आपने प्रॉपर एक रोस्ट किया था उनके ऊपर। तो आईटी सेल से इतनी दिक्कत क्यों? हालांकि इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, जो मुझे भी लगता है पर्सनली कि नेता इतने गलत नहीं होते हैं जितने उनके बीच के ब्रोकर्स होते हैं, और मैं उनको ब्रोकर ही बोलूंगा, कि कुछ पैसा उठा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और सोशल मीडिया ग्रीड के नाम पे भी तमाशे चल रहे हैं। तो आप इन दोनों चीज के ऊपर? आईटी सेल का एक पर्पस होता है, गवर्नमेंट या पार्टी का जो भी आईटी सेल होता है, क्या पर्पस होता है कि आपके नेता जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप लिखिए, बताइए लोगों को। आईटी सेल का कॉन्सेप्ट ही भाजपा लेके आई एक तरह से, और उन्होंने पहला चुनाव सोशल मीडिया आईटी सेल उसको इन्वॉल्व करके जीता है, उसका प्रयोग करके। हम ये नहीं जानते हैं कि 10% था उनका योगदान, 20% था, 50 था, 100%, देयर इज नो डिबेट ऑन दैट। लेकिन फिर क्या होता है कि 2014 में जब आप जीत जाते हैं, उसके बाद फिर मैनिफेस्टो आपका कुछ है, कुछ तो होगा ना मैनिफेस्टो, भ्रष्टाचार विरोधी है, राम मंदिर बनवा देंगे, श्याम मंदिर बनवा देंगे, सड़क बनवाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर आएगा, सब कुछ हुआ। आपने जिस इंसिडेंट की बात की, वो कोई कृपाशंकर करके कोई व्यक्ति था जिसने कुछ बहुत ही विचित्र कांड किया हुआ था पहले, उसकी वापसी
संभवतः भाजपा में हुई थी, जो खूब गाली दे रहा था और उसको जो है ले लिया गया। खूब गाली नहीं, हिंदू टेरर वाला जो था ना कांड, तो स्टेज पे जो 6 लोग थे उसमें दिग्विजय से एक सिंह वो वाला। भी था। दिग्विजय सिंह वाला टाइम। उसको मास्टर स्ट्रोक बताने लगे कि अरे मतलब इससे ये सॉल्व हो जाएगा, उससे मतलब समीकरण जो समझाने लगते हैं वो समझाने लगे। और कई जगह पे जहां उनको बोलना चाहिए था उन्होंने बोला नहीं, कुछ ट्रेंड करवाना चाहिए था नहीं किया। अभी भी देख लीजिए ना, आपकी कन्हैया लाल हो, उमेश कोल्हे हो, इनकी बरसी पे क्या ट्रेंड कराया, कुछ नहीं हुआ ना। तो 2014 में जब इनकी जीत हुई तब से ये वहीं पे अटके हुए हैं। दे डिड नॉट इनोवेट, उन्होंने कुछ अपने आप में अपग्रेडेशन नहीं किया। और क्या ये लोग करते हैं कि हम आप जैसे जो कंटेंट मेकर होते हैं इनके नाम पे ये पैसा भी उठाते हैं। मुझे पता चला है अलग अलग सूत्रों ये से मैंने भी देखा है कि मैंने, अब ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो मैं जब पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, राजनीति पे ही बोलता हूँ, सामाजिक विषयों पे ही बोलता हूँ। अभी मध्य प्रदेश का चल रहा है तो मैं ऑब्वियसली कमलनाथ को टारगेट करूंगा, शिवराज सिंह पे बोलूंगा। मध्य प्रदेश में जो अभी जो वो मूत्र विसर्जन वाली घटना हुई थी उस पे, इन सब पे तो मैं बोलूंगा ही। अब कोई क्या करता है, इससे जुड़े लोग जो होते हैं वो जाके बोलते हैं। इनका एक दूसरा सेकेंडरी काम ये भी होता है कि तुम और लोगों को जोड़ करके हमारी चीजों को फैलाओ, यही तो होता है। 10 लोगों की मान लीजिए टीम है, हर 10 को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10-10 को आगे तुम अप्रोच करो, इस तरह। ये जो है वो दिखाएंगे कि जो मैंने ऑब्वियसली किया अपने मन से, उसके नाम पे उधर पैसा उठाते हैं। और फिर बहुत सारी, मतलब मोदी जी ने कल ही अपने भाषण में बोला कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं पर मेरी मंशा गलत नहीं हो सकती। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कई बार, और आदमी है यार, क्यों नहीं होगी गलती मोदी जी से। आईटी सेल हर गलती पे चुप रहता है। कल आईटी सेल उछल रहा है कि मोदी जी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे जो है बोल दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे मोदी ने कब बोला? जब कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों लोग बंगाल में जाके खड़े हुए। तुमने आज तक क्यों नहीं बोला? तो क्या यह प्रश्न एक सामान्य नागरिक या भाजपा का समर्थक नहीं पूछेगा मोदी से? उसी तरह कई घटनाएं हुई हैं यार, उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल वाले पे कहां बोला? शबाना आजमी के पैर में खरोच आ गई तब आपने बोला। तो ये सब दिखता है। चोर पे भी ट्वीट किया था। बिल्कुल। आप गौरक्षकों को गुंडे आप बोलते थे, किसके प्रेशर में आपने आके बोला? आपने बिल्कुल वामपंथियों के प्रेशर में आके बोला। तो ये मुझे दिखता है, भगवान ने इधर दिमाग दिया है, तुम्हारा खाली हो सकता है। अब देखिए इनके चीफ जो है, सबसे ज्यादा फेक न्यूज वही आदमी फैलाता है। आज भी हमारे पास अमित मालविया का कोई ट्वीट भेजता है ना, तो मैं उसको 3 बार कंफर्म करता हूं कि ये सही है कि गलत। ये है तुम्हारे नेशनल स्पोक्स पर्सन की छवि। तो जब इस तरह का रहेगा, जब टॉप टू बॉटम तुम इसी तरह के रहोगे और कोई आदमी अपना काम कर रहा है, चूंकि वो तुमसे अलाइन नहीं है कुछ विषयों पर, तो तुम उसको टारगेट करोगे। मेरा उस वक्त डू पॉलिटिक्स लॉन्च ही हुआ था और इन्होंने मुझे ट्रेंड करवा दिया था ट्विटर पे कि ये सपा वालों से पैसा लेता है। प्रूव तो करो। सपा वाले छोड़ो, भाजपा वालों से बता दो मैंने पैसे कभी लिए हैं। एक जगह से कोई बता दे कि आपने पैसा लिया हो। तो जब ये लोग धमकी भी देते हैं, कभी कभी मीठी धमकियां भी देते हैं कि मोदी जी के ही कारण तुम बने हुए हो। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि हाँ भाई, मोदी जी, मैं बीमार पड़ा था, वो हनुमान जी बन के संजीवनी ला के हमारी माता जी को दिए थे तो मेरा जीवन बच गया। आई डोंट ओ माई लाइफ टू एनीबडी। ये मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ और मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट देना चाहे करे, वो बोनस है। बट ये मैं मान के चलता हूँ कि आई एम नॉट हेयर फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं भाजपा से अलाइंड हूँ क्योंकि मुझे इन सड़े हुए विकल्पों में सबसे अच्छा वही लगता है। और मोदी जी पे पॉजिटिवली बोलूं तो मैं घंटे 1.5 घंटे बोल सकता हूँ, और मैंने बोला है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सटायर ही लिखता हूँ, यही करता हूँ। तो मेरा क्रिटिसिज्म भी होगा तो ऑब्वियस है कि वो होना चाहिए, इसी क्योंकि मेरी ऑडियंस वो सुनना चाहती है। सही बात कि आप हर चीज को कैसे, मैं आईटी सेल का नहीं हूं ना, मुझे पैसे देते तो मैं बोलता तुम्हारे बारे में भाई, पैसे तुमने दिए नहीं
तो फिर मैं तुम्हारे धुन पे क्यों नाचूं? अभी ऐसा बोला जाता है कि मतलब आपने भी देखा होगा कि वॉशिंग मशीन बोलते हैं बीजेपी को, वॉशिंग मशीन पार्टी। अब इसी से मेरा क्वेश्चन है सर, इस लाइक कि इसमें गलती बीजेपी की मैं उतनी नहीं मानता जितनी ऑडियंस की मानता हूँ। इस लाइक कि अगर वो कोई व्यक्ति जो भाजपा पहले कांग्रेस में था, भाजपाइयों को मार रहा था, फिर वो भाजपा में आ जाता है और लोग उसे ही वोट देके दोबारा इलेक्ट कर देते हैं कि यार ठीक है गलती हो गई। ऐसे एक और एग्जांपल है, एक पॉडकास्टर है, वो बीफ लवर हैं, उनके पोस्ट हैं इंस्टाग्राम पे और खूब ट्विटर पे भी, एंड सडनली उनके सेंट्रल मिनिस्टर के साथ पॉडकास्ट आने लगते हैं अपने अरे इसी। बियर बाइसेप्स ना। हाँ, हाँ, तो एंड नाम ले लो ना, क्या दिक्कत है? सडनली उनके पॉडकास्ट आते हैं और अभी आप हाँ, देखिए ट्विटर पे कट्टर हिंदू शेर बनाने के लिए लोग लग गए। तो मेरे को ये समझ आ गया कि जितनी गलती भाजपा की भी, भाजपा भी ये बात जानती है अच्छे से कि ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, एथिक्स उतने ही है जितना हम उन्हें समझाना चाहेंगे। बाकी आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर? देखिए, मतलब एक नागरिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे एनसीपी का ही अभी तोड़ा है। हम्म। मतलब मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मोदी जी ने बोला 70,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, बोला है एनसीपी के बारे में, और 3 दिन बाद तुम पार्टी तोड़ के अपने में मिला लेते हो। एक नागरिक के तौर पे मैं बोलूंगा कि ये गलत है, क्योंकि तुम फिर जब अगले दिन किसी ने लिखा, उसी का पार्टी का ही कोई नेता था, बीजेपी जब पार्टी विथ डिफरेंस, तो मैंने लिखा बीजेपी जब पार्टी, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, विथ ए डिफरेंस नहीं है। अब ये सब फर्जी बातें हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए बोल सकते हो, बट है नहीं, बीजेपी एक पार्टी है, बात खत्म। पार्टी की पार्टी का एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता में पहुंचना, और सत्ता का लक्ष्य होता है सत्ता में बने रहना। बने रहना। ठीक है, इसके लिए जब स्थिति आदर्श नहीं है, जब बाकी लोग सारे चोर लुटेरे उदंड भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो कि मैं आदर्श राजनीति करूंगा? नहीं नहीं, मोदी जी ने कहा था हम पार्टी विथ ए डिफरेंस है। तुम पार्टी विथ ए डिफरेंस नहीं हो, कांग्रेस विथ ए काव हो तुम। कांग्रेस विथ ए काव ही है भाजपा। किसी ने ये फ्रेज यूज किया, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस जो जो करती थी उससे भी हिंदुओं के मामले में तो विकट स्थिति बना रखी है इस सरकार ने। हिंदुओं का यही कहना है कि भाई आप मुसलमानों को अपीज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हिंदुओं को जो है ना, मतलब उनको मिसट्रीट मत करो, जो कि एक्चुअल में होता है। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले थे, तुमने वसीम अकरम, क्या नाम, वसीम रिजवी थे जो जितेंद्र त्यागी बने, और नरसिंहानंद को, दोनों को जेल में डाल दिया। क्यों डाला? मतलब इससे क्या संदेश गया तुम्हारा? मतलब इससे कौन सा पर्पस सॉल्व होता है? या बाकी जगह पालघर में साधु मारे गए, क्या हुआ? अभी तक सरकार ने क्या किया क्या उस चीज? पर? तुम्हारी सरकार तो आ गई। मतलब इसी तरह बहुत सारी घटनाएं हैं बीफ माफिया को लेकर के, ये सब कुछ होता हमने देखा है। अब क्या है कि जब बाकी पार्टियां उस तरह से बिहेव नहीं करते, वो नैतिकता और आदर्शों की बात नहीं कर रही है, या खाली बात कर रही है, उनका एक्शन में वो नहीं दिखता है, तो मैं भाजपा से क्यों उम्मीद रखूं कि वो करे? भाजपा को भी देखना पड़ेगा ना कि हम, ये बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस जो है, वो वाला एस्पेक्ट तो तब आएगा ना जब तुम सत्ता में रहोगे। जब तुम्हारे ना रहने के लिए फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, फंडिंग आ रही है, देश को हर वर्ष या 6 महीने पे किसी ना किसी तरह के आंदोलन में उलझाया जा रहा है, इंटरनल स्ट्राइफ, मणिपुर वाला देख लीजिए केस, उसमें कुकी और ये सब इन्वॉल्वमेंट में चीन का हाथ है, उसमें बाकी लोगों का हाथ है, ये सारा कुछ चल रहा है। तो फिर हम खाली भाजपा से क्यों ये उम्मीद रखते हैं? ये मैं प्योरली पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बोल रहा हूँ। एक नागरिक के तौर पे मैंने खुद लिखा है उसी दिन, जिस दिन वह मैंने लिखा है वॉशिंग मशीन भाजपा, वो मैं लिखूंगा। और हर नागरिक को ये हक है, और हर समर्थक को ये हक है कि आप अपनी पार्टी के लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछिए, लेकिन जब डिबेट में दूसरा पक्ष भी है, तब आप, वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है कि आदर्श और नैतिकता कहीं नहीं बची है, तो हम भाजपा से ही केवल उम्मीद न रखें। तो मेरा यही टेक है कि पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं ये, क्योंकि देश में अभी राजनीतिक परिस्थिति उसी तरह की बन रही है। इस कारण से आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन हाँ, ये करने के बाद अपने आप को फिर पार्टी विथ अ डिफरेंस ये सब मत लिखिए। आप बोलिए कि हम इलेक्शन मोड में हैं, विल डू एनीथिंग टू विन द इलेक्शंस, दैट्स इट।
बस इस पे बात खत्म। आगे पीछे ये सब अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना बंद कर दीजिए। इंडिया पे क्या लेना देना जो अभी नया इन लोगों ने बनाया आजकल में जिसकी घोषणा हुई है यूपी की? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब जिस तरह से वामपंथी दिखा रहे हैं ना कि अब भाजपा क्या कहेगी कि हम इंडिया को हरा देंगे। भाई गठबंधन का नाम केवल जिस दिन मतगणना होती है उसी दिन लिया जाता है। चुनाव गठबंधन के नाम पे नहीं लड़े जाते हैं। ये तुम यूपीए के पापों को छुपाने के लिए एक नया नाम इन्होंने लिया है, बट इसका कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा। और जहां तक नाम से प्रभाव पड़ने की बात है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें इंडिया भी है, नेशनल भी है। तो तुम्हारा तो झंडा भी साला तिरंगा है, उस पे हाथ है। क्यों मतलब तुम सत्ता में नहीं हो? तुम 44 सीट 50 सीट पे कैसे हो? तो अगर भारतीय जनमानस और जनता जो है इतनी मूर्ख होती कि उसको झंडा दिखा ठग लेते, तब तो कांग्रेस सत्ता से बाहर ही नहीं जाती। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया, लोकतंत्र की हत्या, ये तुम 2013 से बोल रहे हो। 13 में बोला, 17 में बोला, फिर 18 में बोला, फिर 21-22 में बोला, फिर आज भी बोल आज रहे भी हो। बोले और आगे अगले भी साल बोलेंगे। भी आगे भी बोलोगे। तो ये सब आइडिया ऑफ इंडिया पे अटैक, हम टीम इंडिया है तो रहो, वर्ल्ड कप खेल लो जाके साले, तुम टीम इंडिया हो तो। नहीं, एक लेकिन मेरे को ये भी लगता है ना अजीत भाई कि अगर आप नाम रख रहे हो चलो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी को भी नहीं पड़ना चाहिए। सीएम अपने नाम में इंडिया हटा के भारत लिखने लग रहे वो हैं। वो मैं कल ही स्पेस में था तो वहां पे मैंने यही बोला था कि ये बिल्कुल बेकार की बात है, इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट। क्योंकि ये वो इंडिया नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल उन्होंने एंटिटी बना के नाम रखा है। इसको तुम राष्ट्र के नाम, अब देखिए जो भी है, बदलना था नाम 1947 में बदल लेना था, भारत करना था कर लीजिए। आज के समय में भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसमें आप जाके कर लीजिए कि आज से हम भारत के नाम से जाने जाएंगे। ये ट्विटर पे नाम बदला बदली नहीं होगा कि इंडिया, हम भारत मने संस्कृति सभ्यता। भाई इंडिया मने भी संस्कृति और सभ्यता ही होती है। नहीं होती तो तुम्हारे अपने ही सब स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, हारो इंडिया, सब में तो इंडिया ही नाम, बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल नाम है, बीजेपी फॉर भारत कर लो है। तो ये सारी चीजें जब आप देखें, ये अननेसेसरी डिबेट है जिसमें ये लोग घुसे हैं। और इनको इस तरह से मतलब नहीं करना चाहिए था। ये है कि आप उनकी पिच पे जाके वो जैसे आपको खिलाना चाहते हैं आप खेल रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने नोटिस किया भैया कि इनने अपनी पिच पे खिलाया है डे वन से और आज भी खिला रहे हो। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता कि क्या चाह रहे हैं जनता से। मतलब वो 500 550 पूरे ही सांसद जब हो जाएंगे, या जो नई लोकसभा के हिसाब से नए 700 750 जो भी संख्या बढ़ेगी, पूरे ही इनके हो जाएंगे, तब मतलब एक हमको नया कुछ विचार दिखेगा। अदरवाइज ये हमेशा काउंटर मोड में ही रहते हैं। पहले वो कांग्रेस सवाल उठाएगी, फिर भाजपा जवाब देगी। मतलब इनने इतने जितने भी डेवलपमेंट किया, ये कुछ नहीं गिना पाते सिवाय इसके कि मोदी जी जाके इसका उद्घाटन कर दिए। मोदी जी जाके, मोदी जी के अराउंड ही पूरा इलेक्शन कैंपेन और हर चीज। तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है, जो मुझे लगता है। बाकी आपका इस पे जो मोदी के नाम से ना एक समय के बाद आप देखेंगे स्टेट इलेक्शन में फटीग आ चुका है। उनके नाम से अब इलेक्शन नहीं जीते जा रहे हैं। आप देखिए कि बैंगलोर में मतलब मोदी जी जैसे, मुझे लगता है 70 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है। अब 70 वर्ष के व्यक्ति को तुम बैंगलोर में गर्मियों में रोड शो करवा रहे हो, ये कितनी घटिया बात है। मैं प्योरली ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं आपको। वो ठीक है, वो योग करते हैं, बहुत फिट है, सब बात ठीक है, बट हर ऐसे चुनाव में मोदी जी को उतारना बताता है कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। और जो आप वीडियो की बात कर रहे थे कि मोदी जी से सीधी बात, उसमें मैंने यही बात बोली थी कि आप एक ही नेता को, ठीक है लोकसभा में तुम उनका यूज करो नहीं यार, वो नेता है तुम्हारे, बाकी हर स्टेट यूनिट के पास एक दो नेता होना चाहिए। मोदी हो या योगी हो, कर्नाटक में बोनस होना चाहिए। दे शुड नॉट बी द शो स्टॉपर्स। वो मेन इवेंट तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मेन इवेंट वहां का लोकल नेता होना चाहिए। और ये लोग जाए तो थोड़ा सा तड़का गार्निशिंग टाइप का कि धनिया की पत्ती छिड़क दी, ये होना चाहिए। तुमने इनको जो है हर जगह पे मतलब
यूनिवर्सिटी इलेक्शन तक में एबीवीपी जो है मोदी जी का नाम ले लेते, कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में तुम यूनिवर्सिटी के मुद्दों पर बात करोगे कि दुनिया में क्या चल रहा है इस पे बात करोगे? कोई मतलब जो एक ब्रांड है मोदी ने, उसको सबसे अधिक डाइल्यूट भाजपा वालों ने किया। और उसके कारण क्या हुआ कि इनके 90% ऑफ एमपीज, 90% ऑफ एमएलएज ये सोच रहे हैं कि यार मोदी आएगा और कुछ कर देगा। चुनाव के पहले मोदी आएगा, कुछ कर देगा। चुनाव के बाद अमित शाह आएंगे और वो खरीद करके ऑपरेशन कमल करके हमें सत्ता में ला देंगे। ये नहीं हुआ तो 2.5 साल के बाद कोई पार्टी तोड़ के ले आएंगे। तो मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जीतना होगा जीत ही जाएंगे, हारेंगे तो भी सत्ता में आ जाएंगे किसी तरह से। ये एटीट्यूड जब आ जाता है ना, तो उस पार्टी का फॉल जो है वो शुरू हो जाता है। आप 2014 से भाजपा का ग्राफ देखिए, 19 के बाद आप ग्राफ देखिए, स्टेट्स में क्या हाल है इनका। इनके पुराने एलाइज कहाँ जा रहे हैं, इनके हाथ से स्टेट पे इन्फ्लुएंस हटता जा रहा है। फिर राज्यसभा में आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, अभी वाईएसआर और नवीन पटनायक ये लोग जो है आपकी सहायता के लिए आ जाते हैं, बट एक ऐसी पार्टी को जिसने काम किया है यार, बहुत काम किया है नरेंद्र मोदी ने, एक एक व्यक्ति के जीवन को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन में बदलाव लाया है। फिर भी अगर तुम्हें मतलब राज्यसभा में किसी और की सहायता लेनी पड़ रही है, इसका मतलब है योर स्टेट यूनिट्स आर अटर डिसग्रेस एंड फेलियर। तो वो बात रही है। मोदी ब्रांड को इतना अधिक ओवर यूज नहीं करना चाहिए इन लोगों को, ये इन पे बैकफायर करना शुरू हो चुका है। अभी जो इसी में रिलेटेड एक क्वेश्चन है इलेक्शन से लेके, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में लोकसभा के बाद बिहार इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन तो मुझे लगता है कि निकाल लेंगे, लेकिन बिहार और दिल्ली यहाँ पे ये बहुत टाइम से नहीं आए हैं और आ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास फेस नहीं है। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में भाजपा उधर कुछ कर पाएगी, बिहार और दिल्ली? दिल्ली में तो अभी भी कुछ होप नहीं दिखता है मुझे। दिल्ली में पता नहीं, दिल्ली में लोग ही एंटी इनकम्बेंसी के कारण एक विकल्प के रूप में दे दे, अदरवाइज दिल्ली यूनिट इनका बहुत कुछ काम करती नहीं दिखती है। मतलब ना वो एग्रेशन दिखता है जो विपक्ष में भाजपा जिस एग्रेशन के लिए जानी जाती थी वो नहीं दिखता है। बिहार में जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी ही देर पहले कि इन लोगों को लगता है कि सरकार हमारी बन जाएगी, 2.5 साल बाद तो हम आ ही जाएंगे, इस तरह के मोड में चले गए हैं। और जिस वर्ष चुनाव होने वाले हैं उस वर्ष की फरवरी में अगर आप सोचते हो कि हाँ हमें चुनाव लड़ना है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी है आपकी स्ट्रेटजी में। और वहां पे खासकर जहां आप 20 वर्षों से कोलिशन पार्टनर रहे हो, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी जो है तुम उप मुख्यमंत्री और ये सब करके सेटल करते हो अपने आप को। यार 20 साल से हो तो 10 साल तो तुम्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए था ना। सही बात है। नीतीश बनते, उनको सेंटर में कुछ दे दिया जाता है या फिर उप मुख्यमंत्री बनते वो, इस तरह से कुछ तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ना, 5 साल आप 5 साल हम, इस टाइप का, या 2.5 2.5 साल का। तो ये सब कुछ जो है वहां पे नहीं हो रहा है। और इस कारण क्या हुआ कि बिहार की जो अपनी लीडरशिप है भाजपा की, उसको एक तो सुशील मोदी ने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। वहां पे कोई नहीं है। अभी जो अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी करके, उनका नाम भी मैं नहीं जानता था जब तक वो अध्यक्ष नहीं बने। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार के भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब उनका पोस्टर छपने लगा नाम, तब फिर अच्छा अच्छा ये भी कोई आदमी इस तरह का। तो जो व्यक्ति अपने बल पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ना जीत सकता, वो स्टेट कैसे लीड करेगा? तो इस कारण से बिहार में जो है अभी से, अब 2025 के दिसंबर में अगर चुनाव है, तो भाजपा को 2023 के जनवरी से इस पे काम करना चाहिए। आप फिर वही दूसरा अप्रोच वही है कि आप नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की सोच रहे हैं, उनको तोड़ करके हम बना लेंगे। ठीक है, राजनीति है, इस तरह के काम होते रहते हैं, वो भी ठीक है, बट सही अप्रोच नहीं है। उससे आपके अपने पार्टी के कैडर का जो है मनोबल जो है बहुत ज्यादा गिरता है। उसमें आप यार जोश नहीं ला पाओगे। कार्यकर्ता तुम्हारे सड़क बना दिए और 5G आ गया, उससे कार्यकर्ता कोई लेना देना है। कार्यकर्ता चार्ज अप होता है तुम्हारी स्पीच से, तुम्हारी विचारधारा से। क्या कर रहे हो वहां पे? तुम्हारा अपना नेता मर जाता है यार। मारा ना अभी लाठी शिक्षक वाला आंदोलन उसमें। और उसके बाद इन लीचड़ों ने क्या किया कि
फैक्ट फाइंडिंग टीम आई दिल्ली से, उनका स्वागत कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे और सब मुस्कुरा भी रहे हैं। तो तुम किस तरह के निकृष्ट लोगों, कौन तुम्हारा सोशल मीडिया देख रहा है, कौन इस तरह के विचार कौन देता है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम आई, आदमी मर गया, तुम्हारा एक कार्यकर्ता मर गया, भले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंगाल में इतने मरे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को, तो वो तो हम जानते हैं कि नहीं फर्क पड़ता है, फिर भी हम दिखाते हैं कि हमें फर्क पड़ता है। कम से कम दिखावे के लिए ही तो सही। सोशल मीडिया पे तुम ठीक है उनका स्वागत भी कर ले, तुम्हें नंबर अपने बढ़वाने हो, सोशल मीडिया में क्यों डाला उसको? उसका सही कोई बात है। पर्पस नहीं। अच्छा, मेरा एक मेन क्वेश्चन जो मैं शुरू में पूछना चाहता था, रवीश कुमार से आपका प्रेम इतना अपार क्यों रहा? देखो, रवीश वाला भी जो अभी मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट को कोई बंदा एक टारगेट करने वाला होना चाहिए, रवीश कुमार जैसे लोग जो है वो इतना विष जो है वो हर दिन उल्टी कर रहे थे और उसको कोई काउंटर करने वाला नहीं था। मैंने बोला कि वामपंथी मोदी को काउंटर भी करते हैं तो कैसे करते हैं? खाली ऐसे मॉक करते हैं बिना काम का, उसमें कोई फैक्ट नहीं होता है, तथ्य नहीं होते, आंकड़े नहीं होते। तो उस तरह से तो रवीश को सब कह रहे थे, वन लाइनर लिखने वाले बहुत थे। मैंने क्या किया कि मैंने उसका हर दिन वो जो कुछ भी बोलता था या लिखता था कहीं पे, फैक्चुअल काउंटर उसका मैंने डालना शुरू किया और वो मैंने कंटिन्यूअसली 2 वर्षों तक किया। जब वो किया ना तो मैंने देखा कि जो आदमी दिन के 7-8 पोस्ट लिखता था, सप्ताह के 4 पोस्ट पे आ गया था वो, जब मैं ये करने लगा था। और उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे, 1500 कमेंट है ना, उसमें 1200 उसको गाली देते थे। तो वो जो है ना कि निर्बाध गति से जो निरंकुश वो कुछ भी लिख के निकल जाता था, उसमें वो सुधार आ गया फिर, क्योंकि बाकी लोगों ने इतनी उसको गाली दी धीरे धीरे। लेकिन है वामपंथी, कुत्ते की पूंछ है, वो तो सीधी होने से रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद बाकी लोग भी मजे लेने लगे, सबको रास्ता एक बार दिख जाता है ना, तो फिर मैंने मतलब रेयरली मैं 3 महीने 4 महीने में एक बार रविश पे कुछ लिखता या बोलता हूँ। मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं, बाकी लोग अब कर रहे हैं तो मैंने रास्ता दिखा दिया, बाकी लोग करें। लेफ्ट का कोई लीडर आपको जो पर्सनली पसंद हो, कोई भी? नहीं नहीं, वामपंथ दुनिया के हर कोण की वजह है। वामपंथी मुझे कभी पसंद नहीं आएगा, कोई भी वामपंथी नहीं, नहीं जो आएगा। बीजेपी से अलायंस ना हो, ऐसा कोई नेता? अ, यार मैं मतलब बहुत ज्यादा, वही है ना कि आप किस नेता को किस लेवल तक जानते हैं। तो मैं अगर किसी का नाम लूंगा, पता चले साला वो कोई रेप केस में फंसा हुआ है, इस तरह का। सब अपना एक प्रोजेक्टेड छवि मेंटेन रखते हैं और आम जीवन में कुछ और ही वो होते हैं। तो मुझे मतलब इस तरह कोई दिखता नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी पे? बीजेपी में देखो 2-3 लोग जो मतलब काम कर रहे हैं बढ़िया। ऑब्वियस नाम है, योगी है, हिमंता बिस्वा शर्मा है, नरेंद्र मोदी भी हैं। मोदी जी की आलोचना एक तरफ, लेकिन यह भी होता है कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में एक लिमिट तक ही कुछ बोल सकता है। आलोचना इसलिए उनकी करता हूं कि आप फिर शबाना आजमी के पैर के लिए बोलते हैं, बाकी लोग मर रहा है उस पर नहीं बोलते। जब ये वैचारिक डुअलिटी जब दिखती है ना, दोगलापन जब दिखता है इस तरह का, तब अटैक करता हूं। अदरवाइज मैं ये जानता हूं कि उस चेयर की एक सैंक्टिटी है और वहां आप बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एक एक स्टेटमेंट से वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब बाकी राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था नक्सलाइट्स को कंटेन करने में। अमित शाह को तो साफ सुथरा भारत मिल गया जब वो गृह मंत्री बने। मेन काम जो किया था जो नक्सलाइट्स को लेकर, वो राजनाथ सिंह का वो गजब का है। पूरा रेड कॉरिडोर जो था उसको समाप्त करके 5 या 10% पे ले आए। अमित शाह जो है, स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी रहती हो उसके लिए उनको मतलब यू कैन लाइक हिम, बट अमित शाह लॉ एंड ऑर्डर पे अटर फेलियर रहे, एकदम कंप्लीट फेलियर। सीए का प्रोटेस्ट हो, फार्मर्स आंदोलन हो, अभी पहलवान वाला हो, पहलवान वाला में आपने पता नहीं क्या उनको गुट्टी पिलाई कह के भेज दिया। और आज स्थिति ये है कि
जो यंग लोग हैं जिन्होंने साल भर से ट्रेनिंग की है, जिनको एशियन गेम्स के लिए ट्रायल देके जाना था, अभी अल्टीमेटली वही हुआ कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जो है वो बिना ट्रायल के उनको एग्जामिशन मिल गया। किस बात पे भाई? तो जहां इन्वॉल्व आप हो रहे हैं वहां से कुछ अच्छा होता दिखता नहीं है। मैं अमित शाह की बात, इलेक्टोरल स्ट्रेटजी मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, बट जो काम आपका है एज ए होम मिनिस्टर, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसमें कोई भी आज यह जानता है कि हम 100 आदमी को अगर ले आए और दिल्ली में बिठा देना कोई सड़क घेर के, तो हमारी बात मान ली जाएगी। और इसको एक बार नहीं बार बार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मणिपुर में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अमृतपाल के लिए आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन अमृतपाल के बंद होने तक वो पूरा जो रिवाइवल आया उसमें बहुत कुछ हो चुका था। तो यही वो नाम है जिनको मैं एडमायर करता हूँ अलग अलग कारणों से, और जो फेलियर्स मैंने आपको कुछ गिना है। अजीत जी, अभी लगभग हम आखिरी पड़ाव पे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति सेम इस लाइक आपके तरीके का कंटेंट बनाना चाहता है या मेरी तरीके का बनाना चाहता है, तो थ्रेट्स तो डेफिनेटली आएंगे। उन थ्रेट से कैसे बचा जाए या उनसे कैसे डील की जाए? देखो यार, 99% टाइम जो थ्रेट्स आते हैं वो फर्जी होते हैं। बहुत लोगों को ये मतलब सहानुभूति पाने के लिए ट्विटर पे लिख देते हैं कि देखो मुझे जो है ये गाली दी, मुझे रेप करने की धमकी दी, मुझे बोला जान मार देंगे। अरे रैंडम आदमी है वो, कहीं से कुछ भी लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझसे ज्यादा किसने पंगे लिए हैं इस्लामिस्टों से? मैं तो सबसे साला पंगे लेके बैठा हुआ हूँ। पुलिस को ट्रोल कर रहा हूँ, अपनी बिहार पुलिस को, अ, तमिलनाडु वालों को किया, जहां पे भी जो भी होता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब मेरे पासपोर्ट को बनाने में, मैं लीगल रूट से जा रहा था, उसको बनाने में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पता नहीं डिले किए जा रही है। अंत में मैंने एक ट्वीट कर दिया। अब ट्वीट किया, सबकी घंटी बज गई। अब मुझे दूसरे बार किसी कारण से उनकी आवश्यकता पड़ी तो वो मेरा नाम जानते हैं, बोलते हैं अच्छा ये तो वही है, पासपोर्ट वाले टाइम में हमारे साथ पंगा किया था। तो इस तरह का है। अब थ्रेट्स आते हैं, कमेंट सेक्शन मत पढ़ा करो जब इतना डर लगता है तो। ये दो ही चीज है, अगर इस तरह कंटेंट बनाना है तो डरना आपको बंद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब उसका एक ये है तरीका, कमेंट सेक्शन मत पढ़ो, ओपन मत रखो डीएम की, कोई भी आके कुछ भी बोल दे अगर तुम इतने सेंसिटिव हो। और दूसरा यही है कि अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो ये काम नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। सीधी सी बात है। मैं यह भी समझता हूँ कि लोगों को घर चलाना होता है, अपना जीवन सबको प्रिय होता है, मुझे भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ थ्रेट्स की मतलब इंटेंसिटी क्या है। मेरे भी घर वाले बोलने को बोल देंगे किसी दिन कि तुम यार बाकी दुनिया भी तो काम कर रहे, तुम भी कुछ 9 to 5 कर लो, क्यों पंगे लेते हो? ये आएगा। हो सकता है बहुत लोग निकालेंगे, नहीं अजीत जी आप पहले बहुत एग्रेसिव थे, शादी के बाद जो है आपका एग्रेशन खत्म हो गया है, इस टाइप का है। मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ बोलने लगेंगे इस तरह की चीजें। तो परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग भी बदलते हैं। और मैं उनको कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, वो बहुत ही नेचुरल सी चीज है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अ, हो सकता है कि ठीक है मुझे आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं फंसूंगा कि मेरे शुभचिंतक हैं। मैं इस स्टेज पे हूं कि मुझे 2-4 कॉल अगर करूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा, इतना है मेरे में। बाकी ये है कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट से पंगा ले, साला बेल भी नहीं देगा हमको। बेल तो कोई लॉजिक से नहीं मिलता है ना, बेल तो चेहरा देख के मिलता है। तो वो बोलेगा कि ये तो आप ही के ऊपर गाली गलौज का, इसको रखो जेल में, इस तरह। तो मैंने तो अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हुए हैं, फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो थ्रेट्स व्रेट्स आते रहता है, उससे बहुत ज्यादा यार, तुम्हारे हाथ की रेखाओं में तुम्हारा जीवन जो है लिखा हुआ है, जो होना है वो होगा। इफ एनीथिंग हैज टू हैपन इट विल हैपन। और उसको तुम अपने दिमाग में लेकर के चलोगे तो फिर अपना काम आप जो है उतने प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएंगे, मतलब जितना आप मतलब स्वतंत्र रूप से करते। तो या तो काम मत करो या फिर उसको अलग रख के करो कि ठीक है वो चले, जब जो होना होगा होगा। सुरक्षित रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए, आप किससे मिल रहे हैं, किस इलाके में रहिए, थोड़ा सेफ हो जाइए, और क्या। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अजीत जी, आपने जो समय दिया।
एंड नो डाउट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जानने को मिली, और आने वाले टाइम पे मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा और समय निकालें तो हम लोग और भी इसी तरीके के पॉडकास्ट इस पे करते रहें। और मेरा ये है कि जितना भी हो, एक वैसे तो राइट लेफ्ट मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता विचारधारा, ये जो भी बोला जाता है मैं नहीं मानता इस चीज़ में, मेरा बिलीव नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक वॉइस है जो थोड़ी संस्कृति की तरफ है, कल्चर की तरफ है, धर्म की तरफ है, मैं उस तरीके की वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा आपको अगर कुछ ऑडियंस को कहना चाहे तो डेफिनेटली कह सकते हैं। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, और मैं आशा करता हूँ कि आप जिस भी मंशा से आपने ये चैनल आरंभ किया है, आप बहुत सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और आप जो बोल रहे हैं वो मंशा जो है बहुत अच्छी मंशा है उस पे, क्योंकि यंग जनरेशन जो है कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक जड़ों से जो है बहुत दूर होती जा रही है। मेरे भी कुछ इस तरह के प्लान हैं रामायण और महाभारत को लेके कि कम से कम ये दो ग्रंथ जो है हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। इसमें जो कहानियां हैं, इसकी जो शिक्षाएं हैं, ताकि आपको कल को कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाए और आपको पता ही नहीं है। बताइए। मतलब ये बेसिक चीज है, और ये स्टोरी और एपिक फॉर्म में महाकाव्य के रूप में इसी कारण से है। उसमें वेदों और पुराणों का निचोड़ है इन दोनों में, कि जीवन कैसे जिया जाए, दोनों में, चाहे रामायण हो महाभारत हो। तो इनको लेकर के मैं भी आगे जो है, हो सकता है अलग चैनल बनाऊं या उस पर, वो सब हमारा भी प्लान है। तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए, शुभकामनाएं मेरी। इसी तरह से मतलब अलग अलग तरह के गेस्ट जो है जो अलग अलग विषयों पे बोलते हैं उनको लाइए, बुलाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।